दोस्तों नमस्कार। आप सभी के इस मंच पर जिसका नाम पंचायत हिंदी है, बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जिस तरह से देश में चुनावी माहौल चल रहा है, खास करके महाराष्ट्र झारखंड में विधानसभा के चुनाव हैं और अन्य राज्यों में जो उपचुनाव और लोकसभा की जो सीटों के चुनाव हो रहे हैं, लेकिन जो देश का सबसे बड़ा सूबा है उत्तर प्रदेश, वहाँ पे 9 सीटों के लिए उपचुनाव हो रहे हैं। तो हमने सोचा कि गुजरात में बैठे किस तरह से उत्तर प्रदेश की क्या जो राजनीतिक हलचलें हो रही हैं और किस तरह से कितनी सीटों पे कौन आने वाले हैं, तो इसके लिए हमने सोचा कि गुजरात में बैठे अगर किसी से अगर जानकारी लेनी हो तो हमारे साथ में उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार हैं प्रेम तिवारी जी। तो हमने सीधा उनको आमंत्रित किया है, तो हम अभी उनको सीधा जोड़ते हैं। तिवारी जी, पहले तो हमारे मंच पे पंचायत हिंदी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत धन्यवाद आपको। तिवारी जी, जिस तरह से पूरे देश में चुनावी माहौल है, वार पलटवार की राजनीति हो रही है, जिस तरह से नारे एक से एक आए जा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले मेरा सवाल यही रहेगा आपके लिए कि उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं, तो इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? असल में 9 क्या होने थे 10 पे, लेकिन जो एक मिल्कीपुर नाम का जो विधानसभा क्षेत्र है वो अयोध्या यानी जो फैजाबाद सीट कही जाती लोकसभा की, उसी के अंतर्गत आती है। वहां पर कुछ कोर्ट केस चल रहा है, तो इस लिहाज से वहां चुनाव नहीं हो रहा है और सब जुडिस होने के नाते अभी वहां चुनाव नहीं हो रहा। 9 और जो क्षेत्र हैं उसमें से ज्यादातर लोग ऐसे हुए हैं कि जो विधायक से सांसद हो गए, और कुछ एक जगह थोड़ा सा जो है, जैसे सीसामऊ है, इरफान सोलंकी थे वहां पर विधायक, तो वो दूसरी वजह से उनकी विधायकी गई है। तो इस लिहाज से वहां पर हो रहा है उपचुनाव। अब मैं आपको एक बात ये साझा करना चाहूंगा कि जो अभी लोकसभा का चुनाव हुआ था, जिसके नतीजे 4 जून को आए थे परिणाम, और बड़ी गहमा गहमी हुई थी, और खास तौर से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था, और पिछले बार की अपेक्षा तो बहुत ही उसको दिक्कतों का सामना करना पड़ा, और खास तौर से समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में नंबर 1 की पार्टी रही, और सबसे ज्यादा सीट उसके पास 37 सीटें आई। 6 सीटें उसकी जो सहयोगी पार्टी थी कांग्रेस, उसको मिल गई, और 32-33 सीटों से इनको भारतीय जनता पार्टी को समझौता करना पड़ा, संतोष करना पड़ा। अब वो एक माहौल थोड़ा सा बदल गया है। जैसे क्रिकेट का एक मैच हो रहा हो तो आप ये कह सकते हैं कि भाई पिच हमारे अनुकूल है या प्रतिकूल है, वो बात कही जाती है। लेकिन चलिए, अगर आपकी पिच अनुकूल भी हो रही थी तो मालूम हुआ कि हवा में नमी आ गई। हवा में नमी आ गई तो वो एक दूसरा फैक्टर जुड़ गया, उसका फायदा कौन उठा ले जाता है ये देखना पड़ेगा। वैसे ही यहाँ पर उत्तर प्रदेश में वो जो एक माहौल बना था कि पहली तो जो शुरुआत की थी वो भारतीय जनता पार्टी ने, कि यहाँ के बहुत से जो चुनाव के विशेषज्ञ हैं, जो चुनाव विश्लेषण करते हैं, वो कहते हैं कि भाई 400 अब की बार 400 पार का नारा देने की जरूरत क्या थी। जी। और ये आपने जब ये नारा दिया तो लोगों ने ये महसूस किया ये अहंकार भरा नारा है, और विपक्ष ने उसकी काट निकाली। हालांकि ये भी बोला गया कि हम संविधान बदलेंगे। जिस तरह से बीजेपी के कुछ जो प्रत्याशी थे उन लोग का कहना था कि हम अगर 400 पार आएंगे तो संविधान बदलेंगे, तो लग रहा है कि संविधान बदलने का। मैं अपनी बात पूरी करना चाहूंगा राहुल जी। तो उसमें ये हुआ कि एक आध इनके छोटे नेताओं ने, कोई बड़े नेताओं ने ये बात नहीं कही, लेकिन छोटे नेताओं ने, जैसे कि यहाँ पर अयोध्या के जो प्रत्याशी थे लल्लू सिंह जी, उनके बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने ये बात कह दी थी कि अगर 400 पार नहीं होगा तो हम संविधान को आसानी से बदलेंगे कैसे। लेकिन ये कि किन शब्दों में कहा, किस परिप्रेक्ष्य में कहा, वो बात देखने वाली। लेकिन बहरहाल
समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को ये मौका मिला, उन्होंने इस बात का काट निकाला, और काट निकाली तो यही निकाली कि 400 पार, इसका मतलब इनकी नीयत अच्छी नहीं है, ये संविधान को बदलना चाहते हैं, ये आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। अच्छा देखिए, बहुजन समाज पार्टी बहुत एक लंबे अरसे से मायावती डल चल रही हैं, उदासीन चल रही हैं, उनके अंदर सुस्ती है, वो उतना सक्रिय नहीं है। और एक बात ये है कि मायावती की पार्टी में सबसे बड़ी एक समस्या जो है, उनके उनका जो बहुत ट्रस्टेड होता है, जो बहुत बढ़िया सिपह सालार होता है, वो थोड़े ही दिन टिकता है, उसके बाद या तो उसको वो सस्पेंड कर देती या पार्टी से बाहर निकाल देती। यानी बहुत एक लंबी फहरिस्त है ऐसे लोगों की, एक लंबी फहरिस्त है ऐसे लोगों की जो उनके बड़े नेता रहे लेकिन निकाल दिए गए। तो जी सर। बहरहाल एक एक चीज ये कि उनकी जमीन जो है वो थोड़ी सी कमजोर पड़ रही है। अब यहाँ पर जो दो दलों के बीच में लड़ाई है, वो खास तौर से ये दिखाई पड़ रही है कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में ही ये मुख्य लड़ाई है। तो ऐसी जी सूरत में ये एक स्थिति बनती है कि एक दूसरे के काट निकालने के लिए नैरेटिव बनाते हैं, नैरेटिव गढ़ते हैं। अब जी सर। उसमें जो ये मायावती का वोट था बहुजन समाज पार्टी का, ये पहले जाता था, खिसक जाता था इनकी ओर से, भाजपा की ओर चला जाता था। जैसे असेंबली इलेक्शन हुआ इसके पहले, या उसके पहले और चुनाव हुए, लोकसभा का हुआ 2019 वाला। लेकिन इस बार क्या हुआ, जब आरक्षण की बात आई, संविधान बदलने की बात आई, तो अब जाहिर है कि संविधान के जो शिल्पी थे डॉक्टर आम्बेडकर साहब, उनसे बहुत जुड़ा है हुआ एक ये जो बहुजन समाज पार्टी का जो वोटर है, दलित तबका है खास तौर से। जी और सर। उसके बाद में भी आप देखिए, आरक्षण अगर खत्म हो जाए, आरक्षण भी इन्हीं की तरफ है। तो ये बात जो है इनके दिमाग में घर कर गई, यानी ये इस बात से आहत हुए और इस इंप्रेशन में आ गए कि ये तो हमारे लिए बहुत नुकसानदेह हो जाएगा अगर भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी। तो उसका नतीजा ये हुआ कि वो जो भाजपा की ओर वोट शिफ्ट होता था बहुजन समाज पार्टी का, वो सपा की ओर शिफ्ट हो गया, कांग्रेस की ओर शिफ्ट हो गया। तो इस लिहाज से उसका एक फायदा हुआ। अब एक नया मुद्दा आ गया, जैसे हमने आपसे कहा कि पिच तो चलिए अनुकूल है, लेकिन जी हवा में नमी आ गई, या हवा में हवा का बहाव तेज है, तो वो एक इशू अभी यहाँ पर एक ऐसा आया है कि जो युवा वर्ग है, जो रोजगार की तलाश में जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठ रहा है, तो यहाँ पर जो यूपी पीएससी के एग्जाम्स है, और एक है रिव्यू अफसर और एक है असिस्टेंट रिव्यू अफसर, ये जी सचिवालय की नौकरियां, इनकी परीक्षाओं की प्रणाली को लेकर के इसमें पेपर लीक की शिकायतें आई पहले। अब जो है उससे बचने के लिए सिस्टम ये अडॉप्ट किया गया कि एक प्रीलिम परीक्षा जो है 2 दिन में होगी। अब एक आंदोलन फिर नया रूप ले गया। देखना यह है कि नई परिस्थितियों में, नए माहौल में, उपचुनाव के पहले खासतौर से इस मुद्दे का क्या असर पड़ता है, खासतौर से युवाओं के ऊपर। तो ये एक ताजा माहौल है। जबकि ये अगर कहा जाए कि भाई पहले तो इम्प्रेशन ये हुआ करता था कि आमतौर से जो सत्तारूढ़ दल है, सत्तारूढ़ दल उपचुनाव जीतने में आमतौर से कामयाब हुआ करते थे। लेकिन अभी इस बीच में पिछले एक 4-5 साल में स्थितियां बदली हैं। अब देखना है कि भाई क्या होता है ऐसी सूरत में, इन लोगों का किस तरह से बेड़ा पार होता है। वैसे भी मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, इन जी 10 सर। सीटों में 9 पर चुनाव हो रहे हैं। 5 सीटें समाजवादी पार्टी के पास थी और 5 सीटें इनके पास थी, भारतीय जनता पार्टी और इनके सहयोगियों के साथ। जी सर। जी, तो अपनी अपनी बचा ले जाए तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी दोनों ही के पक्ष में। सर बटेंगे तो कटेंगे के सामने समाजवादी पार्टी का एक नारा है, जुड़ेंगे तो जीतेंगे का, ये कैसा असर करेगा सर ये? देखिए पोस्टर वार चल रहा है,
और एक बात जो मैंने आपसे पहले कही कि नैरेटिव गढ़े जाते हैं। जी देखना ये है कि भाई बटेंगे तो कटेंगे, ये एक ज्यादा पहले से ये नारा दिया गया, करीब मेरे ख्याल से 2 महीने पहले। जी सर। और ये काट निकालने के लिए, लेकिन जो पब्लिक महसूस करती है कि जुड़ेंगे तो बढ़ेंगे, वो अभी उतना भारी और प्रभावी नहीं लग रहा है लोगों को, जितना बटेंगे तो कटेंगे पर चर्चा है, और जितना उसका असर है दूर दूर तक। क्योंकि उसके बाद में तो जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, ये बहुजन समाज पार्टी ने दिया। जी और आगे उसके भी आगे एक पोस्टर वार में नया एडिशन जुड़ गया है, भारतीय जनता पार्टी ने जवाबी हमला कर दिया, जीतेंगे तो लूटेंगे। और हाँ, उसमें फोटो जो है अखिलेश और शिवपाल और राम गोपाल और उनके घर के परिवार के कई लोगों के हैं। तो जीतेंगे तो लूटेंगे ये नया आ गया है। अभी मैं देख रहा था थोड़ी देर पहले जी कि जो नया पोस्टर वार शुरू हुआ है, उस पोस्टर वार में ये, लेकिन असली जो मुद्दा है वो बटेंगे तो कटेंगे, ये बात तो बहुत से लोगों को भाई समझ में आ रही, और समझाने पर समझ में आती है। देखिए, ऐसा नहीं कि फैक्ट्स चेंज हो गए, वास्तविकताएं नहीं बदली हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ गए हैं तो जनसभाओं में, चुनाव रैलियों में उन्होंने जाकर के ये समझाया लोगों को कि आप देखिए, बटे बटे थे तो क्या स्थिति हुई। अयोध्या का मंदिर 500 साल में बना। बटे थे तो क्या स्थिति हुई काशी और मथुरा में, आज तक जो है वो ये विवाद चल रहा है। तो उन्होंने उन चीजों से को रिलेट करके, जोड़ करके उसको समझाने का प्रयास किया है। तो अब जुड़ेंगे तो बढ़ेंगे, उसके सामने जो है वो अभी ऐसा नहीं दिख रहा है। और फिलहाल वो संविधान और वो आरक्षण जैसे मुद्दे प्रभावी नहीं दिख रहे हैं। लोगों ने ये महसूस किया कि वास्तव में ये फालतू की बात थी, और इस चीज में उतना दम नहीं था, ये तो हम लोग बहक गए। जी सर। अच्छा, एक फैक्टर और था राहुल जी, मैं ये भी कहना चाहूंगा जी कि सर। अब की बार भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा चुनाव में खास तौर से कुछ कार्यकर्ता हमको निराश दिखा। जी सर। पत्रकार होने के नाते मैंने ग्रामीण क्षेत्रों का भी दौरा किया और जी शहरी क्षेत्रों का भी दौरा किया। तो मैंने ये महसूस किया कि वहां उतना उत्साह नहीं था जो पहले हुआ करता था। जी कुछ तो बात रही। आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनका जीत का जो अंतराल था जी वो कितना कम है। कम यहाँ माने। से लखनऊ से राजनाथ सिंह जी, उनका जीत का अंतराल कितना कम हो गया। तो जो सीटें ये लोग जीते भी हैं, वो उतने बड़े वोटों के अंतर से नहीं जीते हैं जो पहले जीता करते थे। तो सर, एक ऐसा तो कहा भी जाता था कि अगर बनारस से अगर राहुल गांधी या प्रियंका गांधी को भी लड़वाया होता तो मुझे लगता है शायद एक टाइम राहुल गांधी भी जीतने के आसार थे सर। इस तरह से माहौल देखा गया था कि एक टाइम नरेंद्र मोदी का जो मार्जिन था जीतने का वो हाँ, कितना कम हुआ है अगली बार से। हो सकता है, लेकिन इसको बहुत हम निश्चित होकर के नहीं कह सकते। चुनाव चुनाव होता है। देखिए, जी सर। राहुल गांधी को अमेठी से स्मृति ईरानी ने हरा दिया था बाहर से आकर के। तो जी आप तो महसूस कर सकते हैं। और फिर वही स्मृति ईरानी को इनके एक समर्थक ने हरा दिया, है जी ना। सर। तो ये चुनाव में तो आप नहीं ऐसा बोल सकते, लेकिन भाई हो सकता है थोड़ा सा और मार्जिन घट जाता, लेकिन जी हार जाते मोदी, ये हम मानने को तैयार नहीं है। जी हार जाते ये नहीं हो सकता था, क्योंकि ऐसी कोई बयार और ऐसा कोई इम्प्रेशन है नहीं, न था। राहुल गांधी से अभी भी बहुत से लोग और परिपक्वता की उम्मीद करते हैं। जी
प्रियंका होती हो सकता है और राहुल से ज्यादा बेहतर टक्कर दे पाती। लेकिन एक जी। बात मैं आपको बताऊं, ये जो यहाँ पे वो जो राय हैं जो लड़े थे मोदी जी के खिलाफ, अजय राय। राय। हाँ। हाँ अजय अजय। हाँ, तो अजय राय को आप हल्के में नहीं नहीं ले सकते हैं। जी। वो भारतीय जनता पार्टी से पहले के जुड़े हुए रहे हैं और बहुत एक दमदार नेता हैं। ये जी। अलग बात है कि उनको उतना हाईलाइट नहीं मिला है, लेकिन वो बहुत मेहनती आदमी है और अ, साफ बात कहने वालों में से। जैसे राहुल गांधी से तो भाई लोग बीच में कहने लगे थे कि मैच्योर होने लगे। जलेबी वाला जो है कांड एक ऐसा हो गया जी। जी सर। कि वो जो हरियाणा में जलेबी वाली बात कह दी उन्होंने, तो कुछ लोगों ने कहा इनकी तो घर वापसी हो गई। तो वो एक उन्होंने फिर लोगों को एक सदमा दिया जलेबी की फैक्ट्री वाली बात कह के। तो अजय राय कम से कम ये है कि वो राजनीति का मजा हुआ आदमी है, भले इतना हाईलाइट नहीं मिला है, ये अलग बात है। लेकिन और वहां के लोकल हैं, बनारस के खुद के रहने वाले हैं। उनकी जी। अपनी जहां से वो विधायक पहले रह चुके थे, वो कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही आता है। तो इस जी। लिहाज से वहाँ की लोकल राजनीति से बड़े जुड़े हुए, बड़ी समझी हुई उनकी स्थितियां हैं। और वो लोगों के सुख और दुख में जाकर के, मैंने ऐसा सुना है, खड़े होते हैं और तत्काल जाते हैं। वो सुस्त नहीं है, लापरवाह नहीं है, आलसी नहीं है, छुट्टी नहीं जी। मनाते। राहुल जी और कुछ राजनेताओं की बात करें तो ये वो थोड़ा सा कभी कैजुअल बेसिस पर, कभी लीव वैकेंसी बेसिस पर, जैसे वो कुछ एम्प्लॉयमेंट्स नहीं होते हैं, या पार्ट टाइम बेसिस पर, तो उस टाइप से कुछ लोग राजनीति करते हैं। तो वो राजनीति नहीं, वो भी 24 घंटे राजनीति करने वालों में से है। जी सर। तो मैं समझता हूँ जो टक्कर अजय राय ने दी है, शायद 19-20 का फर्क होता, 20 दे देती अगर प्रियंका लड़ती तो। राहुल सर। राहुल जी के बारे में मुझे संशय। जी, सर अभी हाल में यूपी में जो युवाओं पे जो लाठीचार्ज है, वो मुद्दा भी ज्यादा गरमाया है। पूरा मामला क्या है सर? मैंने आपसे जिक्र किया कि वो जो यूपी पीएससी है, जी। उत्तर, यहाँ से जो सिविल सर्विसेज की परीक्षाएं होती हैं, और जो सचिवालय की सर्विस है, रिव्यू अफसर यानी समीक्षा अधिकारी, और एआरओ असिस्टेंट रिव्यू अफसर यानी सहायक समीक्षा अधिकारी। जी तो सर। ये अच्छी सर्विसेज मानी जाती हैं। और सेक्रेटेरिएट का मतलब ये है कि आपको लखनऊ में सचिवालय में अगर नौकरी मिल गई तो आपको कहीं ट्रांसफर नहीं होना है। घर, दुकान, मकान सब कुछ आप यहीं बनवा सकते हैं, बच्चों की बढ़िया पढ़ाई करवा सकते हैं, लखनऊ में अच्छे स्कूल हैं। तो एक बड़ी सुरक्षित नौकरी मानी जाती है। आरओ और एआरओ और पीसीएस जी। अफसर हैं तो आप बैकबोन कही जाती है उत्तर प्रदेश में। आईएएस को उतना गंभीरता से नहीं लोग लेते हैं। ये माना जाता है कि भाई जो आईएएस होता है वो, उसके अंदर थोड़ा करुणा का भाव कम होता है, वो संवेदनशील कम होता है, क्योंकि वो जानता है कि अरे मैं श्रेष्ठ नागरिक हूँ। उसके अंदर एक श्रेष्ठता का भाव होता है। और जी सर। पीसीएस लेकिन वो थोड़ा मध्यम वर्गीय माना जाता है। तो असली जो काम करने वाला होता है वह अधिकारी, वो पीसीएस होता है। तो इस लिहाज से इन लोगों ने प्रदर्शन किया। पहले तो पेपर लीक से लेकर के जो असंतोष हुआ करता था, लेट होने पर, फिर उसके बाद तारीखें घोषित हुई। तारीखें घोषित होने के बाद में ये हुआ कि भाई 2 दिन एग्जाम लिए जाएंगे, जबकि आ- आयोग के अधिकारियों का कहना है कि भाई ये तो हमने जो प्रतियोगी लोग हैं, प्रतियोगिता में भाग लेने वाले अप्लीकेंट्स हैं, जो निवेदन करने वाले हैं, अभ्यर्थी हैं, हमने उनकी राय से ही, उनकी मांग पर ही ये व्यवस्था की। जी। लेकिन अब वो उससे भी नाखुश हैं। तो उनके साथ में जो लाठीचार्ज वगैरह है, ये इश्यूज जो होते हैं वो, राहुल जी
कभी कभी ऐसा होता है कि गाड़ी आपकी बड़े आसानी से चल रही है एक रास्ते पर, जी सब सर। कुछ आप समझ रहे हैं कि हमको अपनी मंजिल हमको 20 मिनट मिल जाएगी, लेकिन मालूम ये हुआ कि आपकी 2 किलोमीटर रह गए और कोई ऐसा जाम लग गया, चाहे कोई घटना घट गई या मेला लगा हुआ है या कोई जो है कोई और बात है, और आपको साहब 20 मिनट की जगह लग गए 2 घंटे, जबकि जी सर। दूरी रह गई सिर्फ 2 मिनट, 2 मील की, है ना। तो समटाइम्स कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। अब ये देखना है कि ये मुद्दा कितना गर्माता है और इसका जी प्रभाव कितना पड़ता है। ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है। और हालांकि देखिए कई ऐसे कार्यक्रम हुए जिनमें मैं शामिल रहा हूँ। जी मुख्यमंत्री सर। खुद अपने हाथों से नियुक्ति पत्र देते हैं। जी सर। जैसे मान लीजिए पीसीएस अफसरों का को भी दिया है नियुक्ति पत्र। जी और ये एक अच्छी बात है कि जो सिलेक्शंस हुए हैं वो सारे के सारे लोग आते हैं और उनमें से 10 लोगों को दे दिया या 5 लोगों को दे दिया, लेकिन वो लोग, उनसे मेरी भी बात होती तो वो कहते हैं कि भाई सिस्टम में बहुत सुधार आया, बहुत बदलाव आया है और हम लोगों को कहीं से भी ये नहीं है कि सोर्स सिफारिश लगाना पड़े या पैसा देना पड़े। वो एक अच्छी बात मानते हैं और उससे खुश भी होते हैं। मुख्यमंत्री जी से उनका संवाद भी होता है, तो वो मैंने देखा कि लोग खुशी जाहिर करते हैं और इसका इम्प्रेशन भी लोगों के बीच में अच्छा जाता है। और ये केवल एक ही ऐसा नहीं कि पीसीएस या पीपीएस अफसरों का, पुलिस अफसरों का करवा दिया नियुक्ति पत्र वाला। वो आबकारी विभाग भी है, तो स्वास्थ्य विभाग भी है, डॉक्टरों का भी, टीचर्स का भी है, पुलिस अफसरों का भी है, तो बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट, यानी वन विभाग का अभी जल्दी में ही कार्यक्रम एक हुआ था। जी तो और उस दौरान भी मुख्यमंत्री ने बटोगे तो कटोगे की बात कही थी। शायद जी सबसे सर। पहले ये बात आगरा में किसी सभा में कही थी, लेकिन दोबारा कही है तो उसी 10 सितंबर को लोक भवन, यहाँ पे इमारत है, वो सचिवालय का ही एक हिस्सा है और प्रशासनिक भवन है। तो वहां पर ऑडिटोरियम में ये बात कही थी इसी फंक्शन में कि बटोगे तो कटोगे। अब जाहिर है कि वो बटोगे तो कटोगे, ये अपनी बात को कहते हैं आक्रामक तरीके से कहते हैं, प्रभावशाली तरीके से कहते हैं। जी सर। और मुख्यमंत्री के बोलने से ये तो लगता है कि जो बात वो बोल रहे हैं वो कहीं से ऐसा नहीं कि रटी हुई कोई बात बोल रहे हैं। वो लगता है कि हाँ, विचार अपने व्यक्त कर रहे हैं, दृढ़ता से अपनी बात कह रहे हैं, ये सब कुछ लगता है। लेकिन कई बार माहौल बदल जाता है। आप देखिए लोकसभा के चुनाव में इसके बावजूद, और उसमें भी आप देख लीजिए कि एग्जिट पोल्स तो उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त तरीके से जिता रहे थे, लेकिन वैसा नहीं हुआ। सर वही बोल रहा हूँ, एग्जिट पोल जो दिखा रहे हैं 2 बार से जिस तरह से पूरा फेलियर है। लोगों ने जिस तरह से बताया, जो गोदी मीडिया है, जो 400 पार 400 पार, लेकिन सब उनके जितने भी थे एग्जिट पोल सब पे पानी फिर गया सर। हाँ हाँ बिल्कुल। एग्जिट पोल्स तो देखिए हरियाणा में जिता ही रहे थे, कांग्रेस को जिता रहे थे। जी सर। हरियाणा हरियाणा का रिजल्ट आप देख लीजिए, है। तो एग्जिट पोल्स से अब लोगों को थोड़ा सा मानते नहीं, उतना विश्वास नहीं करते कि एग्जिट पोल्स जो कह रहे हैं वो सही होगा। ये लोगों को लग गया है कि कह रहे हैं, सुन लो, देख लो और उनके बताए हुए कारण भी सुन लो, समझ लो, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि ये ऐसा होना ही होना है। तो वो एक जो कहावत नहीं कही जाती है, जी। विद पिंच ऑफ साल्ट, जी सर। तो वो एक थोड़ी सी शक की गुंजाइश बनाए रखते हैं। लोग सोचते हैं कि नहीं, पूरा भरोसा नहीं करना है। जी सर, कयास लगाए जा रहे हैं कि महाराष्ट्र चुनाव के बाद में योगी का
कुछ फैसला होगा, यानी जो ये 9 उपचुनाव होते हैं उसमें क्या रिजल्ट आते हैं उसके बाद, और फिर ये महाराष्ट्र का रिजल्ट उसके बाद कुछ शायद योगी पे कुछ फैसला आ सकता है, ऐसा अंदाज लगाया जा रहा है। देखिए राहुल जी, मैं आपको एक बात बताऊं कि ये बहुत दिनों से बातें चल रही हैं। जी ये सर। इनके पहले कार्यकाल में भी एक बार ये बात आई थी, जी लेकिन कुल मिलाकर के ये उन परीक्षाओं को पास करते चले आ रहे हैं, उन चुनौतियों का सामना करते हुए चले आ रहे हैं। और अभी तो नहीं, विकल्प कोई समझ में नहीं आ रहा। और केंद्र को भी एक मालूम है बात कि जी सर। बहुत सारी बातों का जो जो छवि और प्रभाव, एक इम्प्रेशन जो पड़ता है, जी सर। वो योगी आदित्यनाथ उसमें सबसे ज्यादा फिट नजर आते हैं। भगवा वेशधारी है ना, जी उनका सर। जो वेशभूषा है उसमें हिंदुत्व के आइकन के तौर पर दिखाई पड़ते हैं। जी पहली तो यही बात है। और योगी के रूप में सिर जो है वो सफाचट रहता है, कुंडल पहने हुए हैं, है ना। और आक्रामक उनका बोलने का तौर तरीका है, शैली जो है उनकी वो भी। और दृढ़ता से अपनी बात कहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को जो उसकी अपनी नीति और जो अपनी उसकी उसका एक अपना दृश्य है, दृष्टिकोण, उसके हिसाब से योगी से बेहतर कौन नेता मिलेगा। लेकिन अब एक बात वही है कि भाई, ये तो लोकसभा के दौरान, लोकसभा चुनाव जब हो रहा था तो तब भी ये बातें सुनने में आ रही थी कि बस ये चुनाव निपट जाए फिर ये भी निपट जाएंगे। इनको एक देखिए, एक अगर गोदी मीडिया कहा जाता है तो एक मीडिया का ग्रुप वो भी है जो हर जरा सी भी झीरी देखता है, जरा सा भी सांस देखता है तो उसमें झांक करके, और अगर दिखाई एक डोरा भर पड़ता है, धागा, जी तो सर। बताता है कि हमने पूरा जो है वो खंबा देख लिया हम्म। है। उसने वो बताता है कि पूरा हमने दृश्य देख लिया, अंदर क्या चल रहा है। वो बड़ी दूर दूर तक के कयास लगाने लगते हैं। तो ये कयास तो योगी के बारे में लोकसभा चुनाव के दौरान भी थे, उसके पहले भी थे, उसके बाद में भी लगे। कयास को कयास ही रहने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां पर हम बहुत आसानी से प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, भविष्यवाणी नहीं कर सकते, बहुत सर, कोई अंदाजा नहीं। कहा जाता है कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अंदर अंदर दोनों का मतभेद चलता है। उनको टूल मंत्री के नाम से भी यानी ट्रोल किया जाता है, स्टूल मंत्री की तरफ। कौन मंत्री? केशव प्रसाद मौर्य, और दोनों हाँ, में अंदर अंदर कुछ मतभेद भी बीच में सुनने को आया था, और उनको स्टूल मंत्री के रूप में बोला जाता है। स्टूल मंत्री। जी जी जी। देखिए, एक बात तो है कि जब पहली बार भाजपा सत्ता में आई है एक लंबे जी अरसे के बाद में, तो उस समय प्रदेश अध्यक्ष केशव थे। जी सर। और केशव केशव ने खूब मेहनत की, बैकवर्ड लीडर हैं, इसमें जी भी सर। कोई संदेह नहीं। और लगभग उम्र में भी कोई बड़ा फर्क नहीं है दोनों में। ये बात भी सही है कि भगवाधारी मुख्यमंत्री जो वर्तमान में है, योगी आदित्यनाथ जी ने भी उस चुनाव में खूब दौरे किए थे, खूब जगह जगह रैलियां संबोधित की थी, और मेहनत उन्होंने भी की थी। लेकिन लोगों के अनुमान में, पॉलिटिकल एनालिस्ट के अनुमान में, जी योगी सर। जी कहीं नहीं थे। तब जो है वो यही चल रहा था कि या तो केशव जी बन जाएंगे, या कहो राजनाथ जी को ले आया जाएगा, या भाई कहिए दिनेश शर्मा पे दांव लगाया जाए। जी सर। तो केशव पर ज्यादा लोग भरोसा कर रहे थे कि केशव बनाए जा सकते हैं। जी लेकिन केशव नहीं बनाए गए। मुख्यमंत्री अचानक योगी आदित्यनाथ जी बनाए गए, और उसके बाद में जो है वो दो दो डिप्टी सीएम। तो केशव के अंदर कोई अगर कुंठा है तो वो स्वाभाविक है। और हम समझते हैं कि
थोड़ी सी अगर बात होती है तो लोग ज्यादा उसका चर्चा करते हैं, जी जी और सर। खास तौर से विपक्ष तो उसको ले उड़ता है। अच्छा, ये मान लीजिए मेरा भी अनुमान हो सकता है झूठा अनुमान हो, लेकिन ये तो एक बहुत साधारण व्यक्ति भी कह सकता है कि जिसके बनने के चांस थे उसकी जगह किसी और को बना दिया गया, जी। तो गुंजाइश तो थी। हम्म। कुंठा कुंठा की रोष की गुंजाइश तो थी ना। तो कुछ है अगर तो चलिए कोई बात नहीं, लेकिन ये बहुत सी पार्टी में होता है। क्या इसके पहले जब अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया तो शिवपाल के मन में ये बात नहीं रही होगी? सर की एक अलग ही सबकी महत्वाकांक्षा होती है सर, सबके अंदर अंदर। महत्वाकांक्षा होती है। और एक बात हम आपको बताएं कि जिस तरह से जी राजनीति शास्त्र का आप अध्ययन जब करते हो, तो राजनीतिक दल का जो चैप्टर आता है उसमें जब आप जी बात करते हो तो सबसे पहला यही होता है कि हर राजनीतिक दल का परम उद्देश्य और अंतिम उद्देश्य सत्ता हासिल करना होता है। जी सर। तो अगर सत्ता हासिल करना होता है तो किसी भी राजनेता, और खासतौर से महत्वाकांक्षी राजनेता, बहुत से लोग तो भाई इसी लड़ाई में बुढ़ापे में अगर लड़ रहे हैं चुनाव, वो सोचते हैं विधायक हो जाए ये बहुत है हमारे लिए, और जी वो सर। जानते हैं असलियत की वो मुख्यमंत्री की कुर्सी तक तो नहीं पहुंच सकते। लेकिन जो नेताओं का नेता होता है, जिसने पार्टी को स्थापना किया है, और जो पार्टी का सर्वे सर्वा है या सर्वे सर्वा का बेटा है, भाई है, तो उन लोगों में तो महत्वाकांक्षा ऐसी होती है। तो शिवपाल में भी महत्वाकांक्षा थी, अखिलेश में भी थी, और मुलायम सिंह ने बाद में फैसला जो है वो अखिलेश के फेवर में दे दिया। तो ऐसे ही अगर, लेकिन ये कि समझौते होते हैं, जी कि सर। अनुशासन एक होता है, एक प्रोटोकॉल होता है, उसमें जी लोग अपने मन को समझा लेते हैं और इंतजार करते हैं, सब्र करते हैं, है ना, धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा करते हैं। तो वो धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा करने वाली बात शिवपाल ने की। हो सकता है वो निराश हो गए हों कि अब क्या, जब तब नहीं तो अब क्या। लेकिन केशव के पास अभी समय भी है और उनके सामने मैदान भी है। और भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी नहीं है कि जहां पर वंश से चला आ रहा हो, या पक्का ये कहा जा रहा हो कि ये है तो इनके परिवार का ही कोई बनेगा। अगर देखा जाए तो इनर पार्टी डेमोक्रेसी अगर कहीं भी है तो सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी में है। जी देखिए, मैं एक बात मैं आपको साफ करना चाहूंगा कि हम प्रो और एंटी वाले जाल में नहीं फंसते हैं, राहुल जी जी। जी सर। लेकिन विश्लेषण जब करेंगे तो एक ईमानदारी से सब करेंगे। निष्पक्षता से सर, निष्पक्षता से, किसी का हाँ, निष्पक्षता से करेंगे। पक्षपात बगैर का सर करेंगे, बिल्कुल सर। हाँ, तो हमको लगता है कि इनर पार्टी डेमोक्रेसी जो है वो भारतीय जनता पार्टी में जितनी वो किसी में नहीं है। सर ये 9 सीटों में आप किसको देख रहे हैं, किसको 9 सीट में से कितनी कौन पार्टी सीटें ले जाएंगे, ये आपका अंदाजा? 9 सीटों में आ, 2-3 पॉइंट्स हम पहले से बता दे रहे हैं कि जी बहुत प्रेडिक्शन हमको नहीं करना चाहिए, हम ये जी जानते जी हैं। लेकिन वो इम्प्रेशंस नहीं बनाए जा सकते हैं जो लोकसभा चुनाव के दौरान बन गए थे, आरक्षण और संविधान को लेकर के। एक बात। दूसरा ये है, मुद्दा युवाओं वाला गर्म हो गया है, लेकिन मैं समझता हूं इतना प्रभावशाली नहीं रहेगा। जी बहुत प्रभावशाली तो नहीं रहेगा। ये अलग बात है कि काफी लोग इस बात से चिंतित हैं, लेकिन विकल्प के रूप में, और इसका कोई बहुत बड़ा असर नहीं पड़ने जा रहा है जी भाई। तो जीत करके ज्यादा से ज्यादा समाजवादी पार्टी जीत जाती तो वो विपक्ष से सत्ता में नहीं आने जा रहे हैं, और सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी अगर हार जाती है तो वो विपक्ष में नहीं लौटने जा रहे हैं। जी सर। ये तो तय है कि बड़ा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक, कुछ लोग कहते हैं सेमीफाइनल है, कुछ लोग कहते हैं क्वार्टर फाइनल है, तो उसका असर तो एक पड़ता है। नेशनल लेवल तक में ये संदेश जाएगा कि किसने
किसने अच्छा परफॉर्म किया, कौन अच्छा काम कर रहा है। तो वो तो खैर बात सही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि कुछ सीटों के बारे में तो बिल्कुल कहा जा सकता है, जैसे गाजियाबाद है या आपकी मुजफ्फरनगर की जो वो मीरापुर सीट है। तो इन जगहों पर भारतीय जनता पार्टी को हम ज्यादा मजबूत देखते हैं। लेकिन अब हम करहल पे कह दें कि नहीं भाजपा टक्कर बढ़िया ले रही है, तो हमको ऐसा नहीं लग रहा है। करहल में जाहिर है कि समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, मुलायम सिंह यादव के जमाने से रहा है, जी और अखिलेश यादव ने उसको जो है अभी अगर छोड़ा है और वहां पर उपचुनाव हो रहा है, उनके परिवार का ही सदस्य लड़ रहा है, तो हम साफ साफ ये देख रहे हैं कि करहल में सपा का वर्चस्व बेहतर है। तो ऐसे अगर देखा जाए तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी 5 और 4 का ऐसे मान लीजिए। यानी सर ऐसे 5 सीट बीजेपी और 4 मुझे सीट। ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है 5 सीट बीजेपी ले जा सकती है। जी सर आपका बहुत बहुत सर धन्यवाद। आपने हम्म। हमारे मंच के लिए समय निकाला, और आप आगे भी सर हमारे मंच के लिए समय निकालते रहिएगा। जी सर, एक बार फिर बिल्कुल। से आपका धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ में प्रेमकांत तिवारी जी, जिन्होंने हमारे को यूपी उत्तर प्रदेश के अंदर की जो राजनीति है, जिस तरह से 9 विधानसभा के लिए उपचुनाव हो रहे हैं, तो वहाँ पे क्या राजनीति हो रही है उसे हमें विस्तार पूर्वक समझाया। तो हमारी बातचीत ही आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके अवगत कराइएगा, और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।